हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हम लोग दृष्टि आय का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख रहे थे और उसके सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024। इसके पहले तक बहुत सारा इंडेक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, इसको भी इसमें कवर किए हैं, विरासत स्थल जो था। अभी देख लेते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और उसके बाद हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रिपोर्ट को पहली बार वर्ष 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया था। और इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है उसमें उच्चतम स्कोर 100 होता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में उच्चतम स्कोर 100 होता है और जो लैंगिक समानता को प्रदर्शित करता है तथा निम्नतम स्कोर 0 अर्थात 0 होता है जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। तो लैंगिक असमान रहेंगे वहाँ पे 0 की तरफ जाएंगे और जो बहुत ज़्यादा लैंगिक समान रहेंगे वो 100 की तरफ जाएंगे। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 12 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल 2024 ग्लोबल जेंडर गैप 2024 नामक रिपोर्ट को जारी किया गया। यह इस रिपोर्ट का जो WEF द्वारा जारी हुआ है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, यह इस रिपोर्ट का 18वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में विश्व की 146 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता की दिशा में हुई प्रगति का मापन और देशों के लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पे 68.5% लैंगिक अंतराल समाप्त हो गया है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 68.5% लैंगिक अंतराल समाप्त हो गया है। हालांकि वर्तमान गति के अनुरूप विश्व भर में व्याप्त जो लैंगिक अंतराल है उसको समाप्त करने और पूर्ण लैंगिक समानता फुल जेंडर पैरिटी को प्राप्त करने में 134 वर्ष अर्थात 5 पीढ़ियों 5 जनरेशन के समतुल्य लग जाएंगे। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान गति के अनुरूप विश्व में वर्ष 2158 तक पूर्ण रूप से लैंगिक समानता को प्राप्त किया जा सकेगा। तो वर्ल्ड वाइड 2198 तक ये 2000 चल रहा है, 2158 आते आते पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त किया जा सकेगा। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त अभी तक नहीं कर सका है। वहाँ महिलाओं के साथ अभी भी जाती हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% है। वैश्विक कार्यबल में जो महिलाओं की हिस्सेदारी है वो 42% है, अभी 8% कम है। नवीनतम रिपोर्ट में आइसलैंड जो है वो विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समान वाला देश है। आइसलैंड विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समान वाला मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। विगत 1.5 दशक से आइसलैंड वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में शीर्ष स्थान पे है और इतने समग्र रूप से अपने 93.5% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है और 93.5% लैंगिक अंतराल को आइसलैंड जो है समाप्त कर दिया और इसीलिए वो शीर्ष पायदान पे है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है कि साथ ही आइसलैंड जो है अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने वाली विश्व की एकमात्र अर्थव्यवस्था बन गई है। आइसलैंड जो है अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने वाला विश्व का एकमात्र इकोनॉमी है, इसके अलावा कोई नहीं कर पाया है। तो इसका सूचकांक जारी दिया गया 5 टॉप 5 कंट्री, उसको देख लेते हैं। तो पहला आइसलैंड, इसका स्कोर है 93.5। सेकेंड पे फिनलैंड है जो 87.5 के साथ है। तो लैंगिक समान में आइसलैंड, फिर फिनलैंड, उसके बाद नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन। ये सारे के सारे नॉर्वेजियन कंट्री ही हैं टॉप में, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। आगे देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में अंतिम 3 देश कौन है? तो फर्स्ट और लास्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट आइसलैंड है और लास्ट 144 नंबर पे कौन है? तो ये है 146 पे है, लास्ट पे है सूडान।
फर्स्ट हो गया फिर आइसलैंड और लास्ट हो गया सूडान। आइसलैंड फर्स्ट पे 146 पे हो गया, लास्ट पे सूडान। और पाकिस्तान भी है और सेकेंड टॉप मोस्ट, तो पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग का पड़ोसी है। तो ये है 145 नंबर पे। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को स्थान कितना मिला? तो भारत भी कम नहीं है, 146 में से 129 स्थान रखा हुआ है, अर्थात यहाँ भी लैंगिक स्थान अभी नहीं, समानता नहीं प्राप्त किया जा सका है। 129 स्थान है, तो भारत 146 देशों में से 129वें स्थान पे, 100 अंतिम स्थान पे सूडान है और प्रथम पे आइसलैंड है। भारत ने अब तक 64.1% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। ज्ञातव्य है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत 127वें स्थान पे था, अभी 2 पैदा फिसल करके हो गया है कितना, 129 पे, जबकि 2023 में 127 था। आगे देखते हैं हम, तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 का 4 मुख्य जो घटक हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है कि आर्थिक और भागीदारी और अवसर, तो महिलाओं को भी आर्थिक भागीदारी और अवसर प्राप्त होगा। उसमें भारत का जो रैंक है 142 है, शिक्षा प्राप्ति में 112वें स्थान पे है, स्वास्थ्य उत्तरजीविता में 142 पे है और राजनीतिक सशक्तिकरण में 65 है। तो ओवरऑल मिला करके हो गया भारत का स्थान 129। तो इन सारे मापदंडों को देख करके वैश्विक समानता लैंगिक रिपोर्ट जारी होती है। आर्थिक भागीदारी और अवसर को, शिक्षा प्राप्ति को, स्वास्थ्य उत्तरजीविता को, राजनीतिक सशक्तिकरण को। और इसको ग्लोबल जेंडर जो रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है? लैंगिक समानता सूचकांक, तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, तो नेक्स्ट वैश्विक शांति सूचकांक। इस सबसे क्वेश्चन आता है शांति, खुशहाली और लैंगिक समानता। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के बारे में जानते हैं, डिटेल देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI को सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सिडनी स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। हम सबसे पहले इस सूचकांक को वर्ष 2007 में एक ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव किलेलिया ने लॉन्च किया था। स्टीव किलेलिया द्वारा वर्ष 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की स्थापना की गई थी। इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का मापन 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर किया जाता है। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट है इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं शांति सूचकांक से। तो इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2024 को जारी किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2024 जारी किया गया था। यह इस सूचकांक का 18वां संस्करण है। इस सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देशों, क्षेत्रों, वैश्विक जनसंख्या का 99.7% उनके शांति के स्तर के अनुसार रैंक प्रदान की गई है। GPI के 2024 के अनुसार रूस एवं यूरेशिया के अतिरिक्त विश्व के अन्य सभी क्षेत्रों में शांति के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। तो GPI 2024 के अनुसार रूस और यूरेशिया के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में शांति के स्तर में गिरावट दर्ज हुई है। GPI 2024 के अनुसार यूरोप जो है विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र, मोस्ट पीसफुल रीजन बना हुआ है। मध्य पूर्व एवं उत्तर अफ्रीका विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है। तो मध्य पूर्व मिडल ईस्ट, अभी युद्ध भी चल रहा है मिडल ईस्ट में, एंड उत्तर अफ्रीका विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यहाँ हमेशा तनाव की स्थिति रहती है। यूरोप के बाद एशिया प्रशांत विश्व का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। तो यूरोप के बाद अगर दूसरा शांतिपूर्ण सबसे क्षेत्र है तो वो है एशिया प्रशांत का रीजन। एशिया प्रशांत का रीजन है दूसरा सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र। GPI 2024 के अनुसार आइसलैंड जो है वो विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है और आइसलैंड लैंगिक समानता में भी टॉप पे है और यहाँ पे शांति में भी वो टॉप पे है।
JPI 2024 के अनुसार यमन जो है वो विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण है। यमन देश जो है वो विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ गतिविधियां होती रहती हैं। सिर्फ 5 देश जो है उनके बारे में देखते हैं। तो पहले नंबर पे है आइसलैंड है। आइसलैंड टॉप पे है। सेकंड पे आयरलैंड है। थर्ड पे ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर। तो फर्स्ट और याद रखना है सेकंड आइसलैंड और आयरलैंड, और लास्ट रखना है जो लास्ट कौन सा था, तो लास्ट था यमन। तो यमन हो जाएगा सबसे कम शांत और आइसलैंड और आयरलैंड पहला दूसरा पे क्रमशः। JPI 2024 में भारत जो है उसको 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को शांति सूचकांक में 116 नंबर प्राप्त हुआ है। विगत वर्ष की तुलना में इसकी शांति के समग्र क्षेत्र में 1.6% का सुधार दर्ज किया गया है। और इस सूचकांक की शुरुआत के बाद से ही भारत वर्तमान में पूर्व की तुलना में सबसे अधिक शांतिपूर्ण स्थिति में है। भूटान दक्षिण एशिया क्षेत्र में सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। जो भूटान है वो दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे अधिक शांतिपूर्ण देश है, क्योंकि भूटान बहुत ज्यादा वहाँ पे कोई भी खतरा नहीं रहता है, ना आतंकवाद का ना ही बॉर्डर प्रॉब्लम। तो भूटान जो है वो दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे अधिक शांतिपूर्ण देश है। वहीं जबकि अफगानिस्तान जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे कम शांतिपूर्ण है। तो भूटान सबसे अधिक शांतिपूर्ण है जो हम लोग का पड़ोसी है, और अफगानिस्तान सबसे कम शांतिपूर्ण है। भारत का स्थान 116 है। नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं। टॉपिक है सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य जो नियुक्त किए गए हैं, उनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य उत्तरदायित्व होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 होते हैं अस्थायी और 10 होते हैं अस्थायी या निर्वाचित सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों में जो है वो चीन है, फ्रांस है, रूस है, इंग्लैंड है और अमेरिका है। तो अमेरिका, रूस, चीन जो विश्व के बड़ी कंट्री है, इंग्लैंड है और फ्रांस है, 2 यूरोपीय कंट्री। जबकि शेष जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए UN जनरल असेंबली द्वारा चुने जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा 10 अस्थायी को चुनता है। तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78 नंबर का सत्र हुआ था। कभी कभी नंबर पूछ लेता है कौन नंबर का सत्र हुआ था, तो 78। तो 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां नंबर का बैठक हुआ था, महासभा हुआ था। और इस तरह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु चुनाव किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2024 में कुल 5 सीटें चुनाव के लिए उपलब्ध थी। तो 2024 में कुल 10 में से 5 सीटें चुनाव के लिए उपलब्ध थी। तो 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, पाकिस्तान पनामा दोनों साथ में पर्श है, पाकिस्तान पनामा, उसके अलावा हो गया डेनमार्क और सोमालिया और ग्रीस। तो ये 5 जो देश हैं सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित कर लिए गए, क्योंकि 10 में से 5 ही खाली था सीट। तो डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, पाकिस्तान और सोमालिया। डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, पाकिस्तान, सोमालिया, ये 5 देश को याद रखना है, इसको चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि उपयुक्त 5 नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं उनका द्विवर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा तथा 31 दिसंबर 2026 तक ये सुरक्षा परिषद के सदस्य बने रहेंगे। तो जो 5 नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनका द्विवर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होकर के, तो ये जो 5 नवनिर्वाचित सदस्य हैं इनका द्विवर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा और 2026 तक रहेगा। इसके पूर्व पाकिस्तान 7 बार, पनामा 5 बार, डेनमार्क 4 बार, ग्रीस 2 बार और सोमालिया मात्र 1 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। तो पाकिस्तान इसके पहले 7 बार रह चुका है
आगे देखते हैं उपरोक्त देशों के अतिरिक्त वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य भी हैं जिनका चुनाव भी नहीं हुआ है। तो ये 5 हैं। 5 देश कौन है? तो ये अल्जीरिया है, गुआना है, दक्षिण कोरिया है, सियरा लियोन है और स्लोवेनिया है। तो स्लोवेनिया, सियरा लियोन, ये इसको एक साथ याद रखेंगे, स्लोवेनिया और सियरा लियोन। इसके अलावा दक्षिण कोरिया हो जाएगा और गुएना हो जाएगा और अल्जीरिया हो जाएगा। तो ये तीनों के साथ में रखते हैं, अल्जीरिया, स्लोवेनिया और सियरा लियोन, सब इसमें ला है। तो अल्जीरिया, स्लोवेनिया और सियरा लियोन ये 3 हो गए। फिर इसके अलावा 2 और हैं, गुयाना और दक्षिण कोरिया। आगे देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के बारे में जानते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स एक तरह का द्विवार्षिक रिपोर्ट है। EPI ये येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क CIESIN सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की एक संयुक्त परियोजना है। वर्ष 2024 में इस रिपोर्ट को तैयार करने में जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड स्थित मैकॉल मैककेबन फाउंडेशन ने भी सहयोग प्रदान किया है। EPI जो है, EPI में उच्च प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न देशों को रैंक प्रदान की जाती है। EPI जो है वो 2024 के तहत 11 श्रेणी 11 कैटेगरीज में विभक्त 58 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर विश्व के 180 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं तो वो है कि 4 जून 2024 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। 4 जून को इसका रिपोर्ट आया था। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में स्कैंडिनेवियाई देश जो है लगातार शीर्ष रैंक पे पहुंच रहे हैं। जो रिपोर्ट जारी किया हुआ था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट में स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ये लगातार शीर्ष रैंक पे पहुंच रहे हैं। EPI 2024 की समग्र रैंकिंग में यूरोपीय देशों को शीर्ष 20 स्थानों पर जगह प्राप्त हुई। वहीं EPI 2024 की समग्र रैंकिंग में एस्टोनिया जो है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो एस्टोनिया को प्रथम स्थान मिला है और यूरोपीय देशों को शीर्ष 20 में भी जगह प्राप्त हो गया है। यह पहला अवसर है जब इस सूचकांक में किसी पूर्वी यूरोपीय देश को शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ है। तो पूर्वी यूरोपीय एस्टोनिया जिसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। EPI 2022 में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। हालांकि EPI 2024 में इस देश की रैंक में गिरावट दर्ज की गई और यह नवीनतम रैंकिंग में 10वें स्थान पर पहुंच गया। तो 2022 में जब पर्यावरण प्रदर्शन में डेनमार्क टॉप पे था और अभी 2024 में क्या हो गया, ये 10वें स्थान पे पहुंच गया है और फर्स्ट पे कौन आ गया है, तो वो आ गया एस्टोनिया जो पूर्वी यूरोपीय कंट्री है। EPI 2024 में सिर्फ 5 देश देख लेते हैं। तो 5 देश हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, बस पहला एस्टोनिया, दूसरा लग्जमबर्ग, तीसरा जर्मनी है। तो पहला दूसरा याद कर लेंगे, एस्टोनिया और लग्जमबर्ग। 4 फिनलैंड और 5 है इंग्लैंड, ये सबको हटाइए और अंतिम देश बस याद कर लेते हैं। तो पहला एस्टोनिया था और लास्ट कौन 180वां देश कौन है, तो ये है वियतनाम। और सेकेंड लास्ट पाकिस्तान है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको भी याद करना जरूरी है। लैंगिक समानता में भी सूचकांक में भी अंतिम था सूडान और सेकेंड लास्ट जो था वो था पाकिस्तान। और इसमें भी क्या है, पर्यावरण प्रदर्शन में भी लास्ट है वियतनाम और सेकेंड लास्ट कौन है, तो ये है पाकिस्तान। तो और फर्स्ट है एस्टोनिया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान पड़ोसी है। भारत का स्थान भी इम्पोर्टेंट है। तो भारत कितना है, तो 176 नंबर पे है। तो 180 देशों में से भारत भी 176 पे है, तो बहुत ज़्यादा भारत की भी रैंक अच्छा नहीं है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत भी 176 नंबर पे है। EPI 2024 में 180 देशों की सूची में भारत को 176वां नंबर मिला है। स्कोर था 27.6।
ज्ञातव्य है कि ईपीआई 2022 में भारत की सूची में अंतिम 180वां स्थान प्राप्त था, परंतु 4 पायदान का इजाफा हुआ और भारत पहुंच गया है 176 नंबर पे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि ईपीआई 2024 में दक्षिण एशिया के 8 देशों की रैंकिंग में भारत 7वें स्थान पे है। तो दक्षिण एशिया में भारत का स्थान है 7वां और वर्ल्ड लेवल पे भारत का स्थान है 176। नेक्स्ट है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक GHG 3rd नंबर का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बन गया है, जो कि ओजोन के लिए जो ग्रीन हाउस गैस है बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। विगत दशक के दौरान जो भारत है उसके कुल GHG ग्रीन हाउस गैस इमिशन के उत्सर्जन में 32% की वृद्धि दर्ज की गई है। ईपीआई 2024 के अनुसार 3 नीतिगत उद्देश्यों एवं 11 श्रेणियों में भारत की स्थिति को कैटेगराइज किया गया है। तो बहुत सारा है, तो इतना नहीं, बस ये रैंक नहीं देखते हैं कि कौन सा कैटेगरी में भारत को कौन रैंक मिला है, बस देख लेते हैं किस आधार पे ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक मेजर किया जाता है। तो इसमें पहला है पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति। तो पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति के आधार पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक निकलता है। इसके अंदर निम्नलिखित पॉइंट दिए गए हैं कि जैसे किसी देश का देखना होता है कि उसका जैव विविधता क्या है, वहाँ पे आवास की स्थिति कैसी है विभिन्न जैव विविधता क्षेत्र के लिए और विभिन्न जंगली जानवरों के लिए, वन की स्थिति, मत्स्यन फिशरीज कैसी है, वायु प्रदूषण कैसा है, कृषि और जल संसाधन इत्यादि का देखा जाता है। सेकंड है कि पर्यावरण का स्वास्थ्य के बारे में देखा जाता है कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बारे में देखने पर पता चलता है कि वायु गुणवत्ता कैसा है, स्वच्छता एवं पेयजल, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, भारी धातु, हैवी मेटल्स, अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि को ध्यान में रख के किया जाता है। थर्ड पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में जानते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के बेसिस पे भी जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है उसको निकाला जाता है। तो जलवायु परिवर्तन में जलवायु परिवर्तन शमन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन देखा जाता है। उसके अलावा कहाँ गया, तो यही 3 कैटेगरी है जिसके आधार पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक निकाला जाता है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और था पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति, इन आधार पे स्कोर दिया जाता है। भारत का स्थान 176 है। टॉप पे है एस्टोनिया और लास्ट पे कौन है, तो लास्ट पे है वियतनाम और सेकेंड लास्ट है पाकिस्तान। आगे देख लेते हैं। तो आगे है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025, इसका रैंकिंग आया है, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 को देखते हैं डिटेल से, इसका बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो सबसे व्यापक रैंकिंग है और वो वर्ल्ड वाइड सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का प्रथम जो संस्करण था वो अक्टूबर 2004 में जारी किया गया था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो है वो प्रति वर्ष जून माह में जारी किया जाता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में केवल 600 शीर्ष संस्थान हैं जिनको व्यक्तिगत रैंक प्रदान की गई है। इसके बाद संस्थानों को बैंड में समूहबद्ध करके 601 से 610 बैंड से प्रारंभ करते हुए इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित। तो इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 4 जून 2024 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 को जारी किया गया और यह इस रैंकिंग का 21वां संस्करण है। जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है वो 21वां संस्करण है। नवीनतम संस्करण जो है वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। नवीनतम संस्करण जो है वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है और इसमें विश्व भर के 1503 संस्थानों को शामिल किया गया है। तो विश्व भर के 1503 संस्थानों को शामिल किया गया है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में।
और यह पहली बार 2004 में हुआ था और अभी जो जारी हुआ है तो ये 21वां संस्करण है इसका, और इसकी अपनी निर्माण पद्धति है, मेथोडोलॉजी है, और इसके माध्यम से रोजगार, योग्यता और स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी दोनों कारकों को शामिल करने वाली यह अपनी तरह की पहली रैंकिंग है। अर्थात इसके अनुसार क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग अपना रोजगार योग्यता को मेजर करती है और किसी देश की क्या सस्टेनेबिलिटी है, क्या वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी है, वहाँ के लोगों को कितनी रोजगार मिल रही है, इस बेसिस पे क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट जारी की जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नवीनतम रैंकिंग आई है तो उस नवीनतम रैंकिंग के अनुसार मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो है उसको अमेरिका में स्थित है, इसको लगातार 13वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो MIT जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये अमेरिका में स्थित है, इसको लगातार 13वें वर्ष लगातार ये टॉप पे रहा है क्यूएस रैंकिंग के अनुसार। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में अमेरिका के सर्वाधिक संस्थान कुल 196 शामिल हैं। तो इसमें 196 इसको शामिल संस्थानों को अमेरिका के रैंकिंग दी गई है। इस दृष्टि से जो इंग्लैंड है वहाँ के कुल 90 संस्थान हैं। दूसरे और मुख्य भूमि जैसे कि चीन के 71 संस्थान को तीसरे स्थान पे है ये। तो जो हो गया अमेरिका, तो वहाँ के सबसे अधिक संस्थान शामिल हैं, इसलिए अमेरिका प्रथम स्थान पे है। उसके बाद दूसरे स्थान पे है कौन है? दूसरे स्थान पे इंग्लैंड है, क्योंकि यहाँ के कुल 90 संस्थान को शामिल किया गया है। और तीसरे स्थान पे कौन है? तो तीसरे स्थान पे चाइना है और यहाँ के 71 संस्थान को शामिल किया गया था। टॉप पे अमेरिका, सेकेंड पे यूके और थर्ड पे चीन। नेक्स्ट है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग का जो 2025 है उसके 5 संस्थान जो टॉप 5 हैं उसको देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट पे है MIT, जो कि लगातार 13 सालों से फर्स्ट पे आ रहा है। MIT मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ये अमेरिका का है, इसको 100 में 100 स्कोर मिल गया। सेकंड पे है इंपीरियल कॉलेज लंदन है, जो इंग्लैंड में है और ये भी अच्छा खासा नंबर लाया है रैंकिंग। थर्ड पे है ऑक्सफोर्ड। तो पहला MIT, दूसरा इंपीरियल जो इंग्लैंड का है और तीसरा ऑक्सफोर्ड, ये भी कहाँ का है? इंग्लैंड का है। चौथा पे हार्वर्ड है जो कि अमेरिका का है और पांचवा पे कैम्ब्रिज है जो कि इंग्लैंड का है। तो टॉप 5 में 3 इंग्लैंड के हो गए, 2 हो गए अमेरिका के। अमेरिका के मात्र 2 हैं, कौन से? तो मैसाचुसेट्स और हार्वर्ड, पहला और चौथा नंबर पे। बाकी दूसरा, तीसरा, पांचवा पे इंपीरियल, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज इंग्लैंड के शामिल हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के कुल 46 संस्थानों को शामिल किया गया है और इन 46 संस्थानों में से IIT जो बॉम्बे है, मुंबई है, इसको इस रैंकिंग में समग्र रूप से 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो IIT बॉम्बे को समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला है? तो 118 स्थान मिला है और यह इस सूची में शामिल भारत का शीर्ष संस्थान है। तो भारत का अगर शीर्ष संस्थान पूछा जाए तो कौन है? तो ये है IIT बॉम्बे, जो कि 118वें नंबर पे क्यूएस रिपोर्ट के अनुसार, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही IIT बॉम्बे ही टॉप करेगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 शीर्ष 5 जो हैं भारतीय संस्थान का जो दिया हुआ है रिपोर्ट, उसको देख लेते हैं हम। तो इसमें से पहला तो हो जाएगा IIT बॉम्बे 118 रैंक के साथ, दूसरा IIT दिल्ली जो 150 रैंक था 2025 में, और इसके पहले 149, 24 में, 197। तो ये नंबर नहीं देखते हैं, इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है IIT बॉम्बे टॉप पे है, सेकंड पे IIT दिल्ली। आगे देखते हैं हम थर्ड पे कौन है? तो थर्ड पे है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIM बेंगलुरु, IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है थर्ड पे। पहला पे बॉम्बे IIT, दूसरा दिल्ली, तीसरा बेंगलुरु, चौथे पे खड़गपुर, पांचवा पे मद्रास। नेक्स्ट हम लोग का सूचकांक है, कौन सा है? तो ये है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024। तो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 को देख लेते हैं हम। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा सबसे पहले, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारा जारी करता है सूचकांक, तो इसके द्वारा सबसे पहले 2007 में यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट द ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इसी रिपोर्ट के अंतर्गत यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक TTCI ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया जाता था।
TTDI जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका विकास प्रत्यक्ष रूप से यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक TTCI से ही हुआ है। परिवर्तित जो निर्माण पद्धति है, अल्टर्ड मेथडोलॉजी है, इसकी रूपरेखा एवं अन्य भिन्नताओं के कारण TTDI TTCI का एक अद्यतन अपडेट स्वरूप है। TTDI जो है इसमें 5 आयामों 5 डायमेंशन, 17 स्तंभों 17 पिलर्स एवं 102 व्यक्तिगत संकेतकों इंडिविजुअल इंडिकेटर्स को शामिल किया गया है। तो TTDI में 5 डायमेंशंस को, 17 स्तंभ या 17 पिलर्स को और 102 व्यक्तिगत संकेतक इंडिविजुअल इंडिकेटर्स को शामिल किया गया। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 21 मई 2024 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 TTDI 2024 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का दूसरा संस्करण था। तो TTDI द्वारा जारी किया गया यह इसका दूसरा संस्करण था। उल्लेखनीय है कि इस सूचकांक का जो पहला संस्करण है वो मई 2022 में यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 शीर्षक के तहत जारी किया गया था। ज्ञातव्य है कि इस द्विवार्षिक रिपोर्ट का वर्ष 2024 का संस्करण सरे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के सहयोग से प्रकाशित किया गया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के सहयोग से ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। TTDI 2024 में कुल 119 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि TTDI 2021 में केप वर्दे, चाड, हांग कांग, शार, लेसोथो, यमन को शामिल किया गया था, लेकिन ये देश जो है वो TTDI 2024 में शामिल नहीं किया गया, जबकि अल्जीरिया, बारबाडोस, ईरान, जमैका, ओमान, उज्बेकिस्तान, जिम्बाब्वे जैसे इकोनॉमिक्स पहली बार शामिल किए गए हैं। तो ये सब ऐसा थ्योरी है, कोई मतलब नहीं है इसका। TTDI 2024 में यूरोप एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं शीर्ष पे बनी हुई हैं। TTDI 2024 में शीर्ष जो 5 देश हैं उनका यहाँ पे दिया गया है रैंकिंग। तो इसमें से पहला देश कौन है? तो पहला देश है अमेरिका, दूसरा है स्पेन, तीसरा है जापान, चौथा है फ्रांस, पांचवा ऑस्ट्रेलिया। तो TTDI की रिपोर्ट के अनुसार पहला देश कौन है? अमेरिका। तो बस पहला याद करना है, ये बस इम्पोर्टेंट होता है, पहला अमेरिका, बाकी कुछ नहीं याद करना। आगे देख लेते हैं। तो TTDI रिपोर्ट में पहले स्थान पे अमेरिका है। नेक्स्ट है अंतिम देश, देखते हैं। तो अंतिम स्थान पे कौन है? माली। तो पहला पे अमेरिका और अंतिम पे माली। TTDI रिपोर्ट के अनुसार पहला पे अमेरिका और अंतिम पे माली। TTDI 2024 में यूरोप का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है। यूरोप जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है। इस संदर्भ में एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है वो दूसरे स्थान पे, एशिया प्रशांत दूसरे स्थान पे है। TTDI 2024 में वर्ष 2019 से सबसे अधिक सुधार दर्ज करने वाला क्षेत्र जो है वो कौन है? ये उप सहारा अफ्रीका। तो TTDI 2019 के अनुसार सबसे अधिक सुधार दर्ज करने वाला क्षेत्र कौन है? ये है उप सहारा अफ्रीका है। नेक्स्ट पॉइंट है कि TTDI 2024 में जो भारत है, तो भारत को 39वां स्थान स्कोर 4.25 प्राप्त हुआ है। TTDI 2024 के अनुसार भारत को 39 नंबर मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भारत को 39 मिला है। प्रथम पे अमेरिका है, लास्ट पे माली है। दक्षिण एशिया में यात्रा एवं पर्यटन की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा क्षेत्र है और TTDI 2024 में निम्न मध्यम आय वाली इकोनॉमी में भारत क्या है? शीर्ष पे है। और दक्षिण एशिया क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि में भारत पहले पे है और 39वां रैंक है इससे ओवरऑल। पर्यटन क्षेत्र के लिए सूचकांक जारी हुआ, पहला पे अमेरिका और लास्ट में माली। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है 3 भारतीय साहित्यिक कृतियां, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो कहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।